एमसीडी की कमान अब तक कायदे से आम आदमी पार्टी के हाथ आई नहीं है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल एमसीडी में हुए घोटालों पर पर्दा डालने लगे हैं। इस बात को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर लताड़ लगाई। अदालत ने कहा वो खुद कहते हैं कि इन्फेक्शन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका सूरज की रोशनी होती है, लेकिन हमें उस समय दुख होता है जब वो कंकाल को रोशनी में लाना नहीं चाहते। कोर्ट एमसीडी में हुए घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी और इसमें कॉरपोरेशन के एक अधिकारी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए सरकार को ही खरी खोटी सुना दी। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे मामले को दबाया जा सके, लेकिन वकील कहते हैं कि इस मामले को और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। लेकिन कोर्ट को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कोर्ट ने एमसीडी के 2017-18 के करप्शन के मामले में उस आदेश को वापस लेने से मना कर दिया था जिसमें दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया था कि वो केस दर्ज करके मामले की गहन छानबीन करे और भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों और नेताओं को सामने लाए। कोर्ट का यह कहना था कि दिल्ली सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है इस मामले पर पर्दा डाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अदालत की तल्खी इतनी ज्यादा थी कि उसने यहां तक कह दिया कि सरकार करप्शन पर संजीदा ही नहीं है, उसे अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति मामले पर पड़ी धुंध को हटाना चाहिए था, लेकिन वो तो इसे और ज्यादा दबाना चाहती है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि एक सीनियर अधिकारी इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किए जाए जो इसकी तह में जाकर सारे तथ्यों को सामने रखें। कोर्ट का यह कहना था कि उसे लगता है कि 2017-18 के इस मामले को पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। मामले के मुताबिक एक ऑडिट में 97,64,000 करोड़ का घोटाले का पता चला। मामला एमसीडी के एक तत्कालीन काउंसलर की शिकायत के बाद सामने आया था। कमेटी की आपत्ति के बाद 84 लाख रुपए वापस खजाने में जमा करा दिए गए। मामला पुलिस के पास गया, पर शिकायतकर्ता का कहना है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1 मई 2019 को मामले में कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। जातीय गोलबंदी के रसायन से बिहार में बने गठबंधन के धागे तेजी से खुलते जा रहे हैं। गोपालगंज के कुढ़नी में महागठबंधन को शर्मनाक तरीके से हराने के बाद अब बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में भी गठबंधन की चूल्हे हिला दी हैं। बिहार के 4 बड़े नगर निगमों में से 3 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, अन्य निगमों के नतीजों में भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा है। नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी समर्थकों का दबदबा देख पार्टी बेहद उत्साहित है। पटना नगर निगम के मेयर पद पर एक बार फिर सीता साहू ने कब्जा जमाया है। वो बीजेपी समर्थित हैं। पटना में डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज करने वाली रेशमी चंद्रवंशी भी भाजपा समर्थित हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की नजर इस चुनाव पर लगी थी। विभिन्न पदों पर जीते प्रत्याशी सत्ताधारी महागठबंधन समर्थित भी बताए जा रहे हैं। मतगणना के दौरान नतीजे आने शुरू होने के साथ ही बीजेपी कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी नेताओं का ये दावा है कि निकाय चुनाव के दूसरे फेज में जिन 17 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर चुनाव हुए, उनमें से आधे से अधिक जगहों पर बीजेपी समर्थकों का दबदबा रहा। हालांकि महागठबंधन का दावा है कि कई क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ताओं की भी जीत हुई है। कटिहार मेयर पद पर जीती उषा देवी अग्रवाल बीजेपी एमएलसी आलोक अग्रवाल की पत्नी है। बिहार शरीफ से मेयर पद पर जीती अनीता देवी जदयू समर्थित हैं और इसी तरह भागलपुर मेयर के रूप में विजयी वसुंधरा लाल बीजेपी समर्थित हैं, तो भागलपुर से जीती अंजुम आरा कांग्रेस की मानी जाती हैं। आरजेडी बिहार निकाय चुनाव के नतीजों को पार्टियों से जोड़कर देखने को सही नहीं मानती। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि राज्य में नगर निकाय चुनाव राजनीतिक दल की तर्ज पर नहीं हुए। किसी उम्मीदवार की जीत को किसी राजनीतिक दल की जीत घोषित करना सही नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े गए और ये प्रत्याशियों की जीत है। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा कहते हैं कि विधानसभा उपचुनाव परिणाम से ही ये संकेत मिल गए थे कि बिहार के लोग महागठबंधन को नकार चुके हैं। नगर निकाय चुनाव ने इस संकेत पर मुहर लगा दी है। नगर निकाय चुनाव में जीते कई प्रत्याशी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सत्ता के झगड़ों की वजह से 25 सितंबर को करीब 72 विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। मकसद सचिन पायलट की ताजपोशी को रोकना था। पायलट का खतरा अब तक बना रहा तो इस्तीफा भी बिना स्वीकार किए हुए सीपी जोशी की तिजोरी में पड़ा रहा। अब बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर कोर्ट जा पहुंचे हैं तो कांग्रेस में खलबली मच गई है और विधायकों ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया।
कांग्रेस के इस सियासी खेल पर राजेंद्र राठौड़ ने इस्तीफा प्रकरण को नौटंकी करार दिया और कहा कि इस्तीफा वापस लेने से अब स्पष्ट हो गया है कि विधायकों ने स्वेच्छा से अपने इस्तीफे दिए थे। ये तो वही बात हो गई कि थूको और फिर चाटो। राठौड़ ने विधायकों के 3 महीने तक के वेतन भत्ते और इस दौरान विधायकों द्वारा विधायक कोष से जारी की गई स्वीकृतियां निरस्त करने की मांग की। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधायकों के इस्तीफा देने के मामले में उन्होंने पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई थी। पीआईएल की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उनसे इस मामले में जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि संविधान में उल्लेख है कि इस्तीफे दिए जा सकते हैं, उन्हें वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। पहले कह रहे थे कि त्यागपत्र नहीं दिए और अब वापस ले रहे हैं। हमारी भाषा में इसे थूको और फिर चाटो कहते हैं। मामले में 2 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राठौड़ के अनुसार वे हाईकोर्ट में अब मांग करेंगे। 90 से 95 दिन कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा अपने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे थे और उसके बाद भी कैबिनेट की बैठक में बैठकर निर्णय लिए जा रहे थे और वेतन भत्ता उठाया जा रहा था, वह वापस लिया जाए। साथ ही जो स्वीकृतियां बतौर विधायक उन्होंने विधायक कोष से जारी की, उन्हें भी निरस्त किया जाए। राठौड़ ने कहा कि सितंबर में कांग्रेस के 92 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था। ये नौटंकी काफी लंबी चली। इस बीच 3 बार हमने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा और एक बार नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में मुलाकात कर इस्तीफों पर निर्णय सुनाए जाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय नहीं सुनाया तो मजबूरन हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय न सुनाया जाना प्रजातंत्र का मजाक और संविधान का मखौल है। प्रतिपक्ष के उपनेता ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी आला कमान के जो दूत थे, उनका राजस्थान कांग्रेस की सरकार और विधायकों ने अनादर किया, वह सीएम की कुर्सी बचाने की नौटंकी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि राजस्थान बीजेपी विधायकों के शिष्टमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफों को पेंडिंग नहीं रखने और निर्णय लेने का आग्रह किया था। एक जनहित याचिका उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की थी, जो अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रही है। लेकिन इस्तीफों को अकारण देना और अकारण वापस लेना दोनों कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। कांग्रेस के विधायकों का ये काम लोकतंत्र की हत्या है। पुनिया ने कहा कि जनप्रतिनिधि, खासकर विधानसभा सदस्य की ओर से इस्तीफा देने और वापस लेने की प्रक्रिया संविधान से रेगुलेट होती है। इस दौरान सभी संस्थाओं का आचरण संविधान के दायरे में होना जरूरी है। विधानसभा सदस्य को इस्तीफा देने का अधिकार तो संविधान ने दिया है, लेकिन उस पर निर्णय करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है। किसी भी परिस्थिति में स्वैच्छिक इस्तीफे को वापस लेने का अधिकार सदस्य को नहीं दिया गया। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं कई मौकों पर चुनावी भविष्यवाणियां की और बताया था कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने तो अपने उम्मीदवारों के नाम गिनाकर कहा था कि फला फला उम्मीदवार समझो जीत गया। एक बार तो केजरीवाल ने लिखकर कहा कि कांग्रेस को 5 सीटें मिलने जा रही हैं, लेकिन केजरीवाल की सारी भविष्यवाणियां चुनावी स्टंट साबित हुई। अब वही राहुल गांधी करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा करके लौटे राहुल गांधी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक बात आपको लिख कर देता हूं, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को क्लीन स्वीप करेगी, वहां बीजेपी दिखाई नहीं देगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वहां कहा था कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडर करंट था, वहां तूफान आया हुआ है। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके और पैसे देकर बनाया है। पूरा प्रदेश गुस्से में है। राहुल गांधी का ये दावा तब सामने आया जब एक दिन पहले ही कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा डाला कि कांग्रेस महज 54 सीटों पर सिमटने वाली है। असल में लक्ष्मण सिंह ने आंतरिक सर्वे के नतीजे सार्वजनिक करते हुए कहा था कि कांग्रेस के 17 पूर्व मंत्री और 37 विधायक जीतने की स्थिति में हैं। उन्होंने तो कांग्रेस के आला कमान को भी कटघरे में खड़ा करते हुए ये सवाल किया कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद ऐसे हालात हैं तो इस पर पार्टी नेतृत्व को विचार करना चाहिए। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, आप उनसे शर्त लगा लीजिए, बड़ी शर्त लगाना आपको फायदा ज्यादा होगा। दिग्विजय सिंह के भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया था कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद स्थिति क्यों बनी ऐसी? शीर्ष नेतृत्व संभवतः इसका जवाब दे सकता है। इसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह का सर्वे नहीं कराए जाने की बात कही थी।
मध्य प्रदेश में 2018 में लंबे समय से सत्ता पर काबिज बीजेपी को कांग्रेस ने सत्ता से बाहर कर सरकार बनाई, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार 15 महीने ही चल पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, यानी पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और अमरावती से सांसद नवनीत राणा के साथ खूब ज्यादती हुई। बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर दोनों को खूब परेशान किया गया। जहां बीएमसी ने कंगना रनौत के घर और ऑफिस को अवैध बताते हुए तोड़ फोड़ की, वहीं नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन सत्ता बदली तो उद्धव ठाकरे की ज्यादतियों पर भी लगाम लग गया। अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे खुलकर कंगना रनौत और नवनीत राणा के साथ हैं और सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। शिंदे ने विधानसभा में कहा कि हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम बदले की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत और नवनीत राणा के साथ क्या हुआ सबने देखा। सीएम शिंदे ने कंगना रनौत के घर पर मुंबई महानगर पालिका द्वारा बुलडोजर चलवाए जाने के ठाकरे सरकार के फैसले की फिरकी ये कहकर ली कि कंगना का घर तोड़ने के लिए वकील को 80 लाख रुपए दिए, जनता के पैसे बर्बाद किए। सांसद नवनीत राणा को किस लिए जेल भेजा? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एमवीए सरकार के दौरान देवेंद्र फडणवीस तक को भी फंसाने की कोशिश की गई। उद्धव के कटाक्ष का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री दिखाओ जो 2.5 साल तक घर से बाहर नहीं निकला और इनाम ले आओ। यानी शिंदे ने इस बात पर कटाक्ष किया कि कोरोना काल में उद्धव ठाकरे घर से निकलते ही नहीं थे और राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक सभा में एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर से अपने मूल गांव जाने की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि देश में हेलीकॉप्टर से खेत जाने वाला दूसरा सीएम दिखाओ और इनाम ले जाओ। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने इसके अलावा कहा कि बाला साहेब ठाकरे जो बोलते थे वो करते थे, लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने वीडियो मैसेज में कहने के बाद भी एमएलसी के पद से इस्तीफा नहीं दिया। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ही विधान परिषद में शिंदे गुट की ओर से सरकार में मंत्री दीपक केसरकर से सवाल किया था, कितना कुछ देने के बाद भी आप लोग हमारे खिलाफ जांच क्यों करा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि राष्ट्र पुरुष का अपमान करने वालों के खिलाफ सरकार कानून लाने पर विचार कर रही है। ये बात उन्होंने उस समय कही है जब हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विरोध हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।